अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। आलमी महाज बदस्तूर इस टाइम गर्म है, गैर यकीनी की सूरत हाल ताहाल पाई जा रही है और इस तमाम तर जो सूरत हाल मिडल ईस्ट में है, अमरीका ईरान इसराइल जो वॉर है, इसमें पाकिस्तान सालसी की कोशिशें अपनी जो है वो जारी रखे हुए ताकि दुनिया में अमन आ सके। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि जो अफ़गान बॉर्डर है वहाँ से शरंगेज़ी हो रही है और जो मशरकी बॉर्डर है यानी कि भारत, वहाँ पर संदूर का मातम मनाया जा रहा है, बड़के मारी जा रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अपोजिशन अलाइंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उससे जनाब ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा से मुहिम का आगाज़ करेंगे, जल्द से जुलूस रैलीज़ करेंगे, सड़कों पर आएंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन जो सारी चीज़ें करने जा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके जो खदशात हैं, जो मुतालबात हैं, वो क्या हैं, पहले ज़रा ये आपको सुनवाते हैं। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि माइनस इमरान खान, ये जहाँ से भी, अगर खुदा न खास्ता राजा साहब की तरफ से भी हुआ, इमरान खान के खानदान की तरफ से भी हुआ या सरकार की तरफ से हुआ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान न सिर्फ इसकी मजम्मत करेगी बल्कि मुज़ामत करेगी। इनफ इज़ इनफ, हमने बात करनी है, हम जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, ये हमारा वादा, हम किसी को गाली नहीं देंगे। अपने आवाम को मजबूर मत करो कि वो बंदूकें उठाए। हम खाना जंगी भी नहीं करेंगे लेकिन दूसरों का भी हाथ रोकेंगे। ये आपने अचक जी साहब को सुन लिया। पहले हम देख रहे थे इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें इस नोयत की चल रही थी जहाँ पर अपोजिशन भी थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही थी, बल्कि पिंडी में जलसा भी करना था, वो भी नहीं किया, हुकूमत के साथ भरपूर नोयत का ताउन किया। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। ऑन द अदर साइड हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में जो अंदरूनी सियासत है उसको बिल्कुल भी लिफ्ट कराती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत जो है उसका सारा फोकस इस टाइम इंटरनेशनल अफेयर्स पे है और कोशिश की जा रही है कि दुनिया में अमन कायम कराया जा सके। राना साहब ने इस पर क्या कहा, ये भी आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान जो है वो जल्द इसमें कामयाब होगा कि पूरी दुनिया को जो है अमन दे सके। ये सीज फायर जो है कंटिन्यू करेगा। अस्करी और सियासी क़यादत है वो इस जंग को खत्म करवाने के लिए अपना एक बेहतरीन रोल जो है वो अदा कर रही है। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। ये आपने हुकूमत वर्सेस अपोजिशन तरजीहात देख ली, देखा कि किस तरह दोनों अपनी सियासत को आगे बढ़ाए हुए हैं। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उस टाइम पीरियड में हो रही हैं जबकि दुनिया में जंग के असरात देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से तमाम जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, जो दुनिया के तूलो अर्ज़ की तरह पाकिस्तान में भी इस टाइम देखने को मिल रहे हैं, फेस की जा रही है। अदाद शुमार हम आपके सामने रख देते हैं कि जंग की वजह से इकॉनमी को दुनिया में किस तरह से नुकसान हो रहा है। ईरान अमेरिका जंग मुआशी एक बहरान कहने के जन्म ले चुका है। IMF ने खबरदार किया है कि जंग खित्ते की मुआशी तरक्की को सुस्त कर देगी। वजारत ख़जाना की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अप्रैल में महंगाई 8 से 9% तक रहने का तखमीना था। इसके बरक्स वफाकी अदारे शुमारियात के मुताबिक अप्रैल 2026 में महंगाई में 2.48% इजाफा हुआ और सालाना बुनियादों पर महंगाई में इजाफे की शरह 10.89% तक जो है वो पहुँच गई है। मतलब अराउंड ये कह लें कि 11% को जाकर टच कर रही है। ट्रांसपोर्ट 30%, खुराक 7.63%, खाने पीने की अशिया 10.20%, हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस 16.84% जो है बड़ी हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम बात कर लें, कपड़े, जूते 6.2%, सब्जियां 40%, अंडे, दूध, गोश्त, चिकन, चावल, दाल, बेकरी आइटम्स महंगे हुए हैं। मतलब वो चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं तमाम उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम मसरूआत की अगर हम बात कर लें 18% उसमें इजाफा हुआ है। LPG जो है उसकी कीमत में 38% जो है वो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो किराए हैं, तामीराती शोबा है जो आपका हाउसिंग का, तमाम उसके असरात और उसकी हिद्दत और शिद्दत जो है फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सूरत हाल में अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। बानी PTI वो जेल में हैं, उनसे मुलाकात का मामला, रिहाई का मामला, फिर उनके इलाज का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के नीचे पहले भी एहतजाज करती रही है। लेकिन जिस तरह एक इंटरनेशनल सिचुएशन कह लें कि डेवलप हुई थी, उसके बाद कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी तनाजुर को देखते हुए उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रेन या कुछ सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। लेकिन एक बार फिर से वो एक्टिव होने का ऐलान कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम के पहला हिस्सा है उसमें इस पर बातें, जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और इकॉनमी के जो मामला है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। सेनेटर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बानी PTI जेल में है, उनको माइनस करने के हवाले से पहले तो हुकूमत बात करती थी, अभी आपके जो
अपनी जो क़यादत या आपके जो अलायंस में जो लोग शामिल हैं, अच्छा किसी साहब बात कर रहे हैं कि माइनस करने की बात हो रही है, वो विद इन पार्टी या आउटसाइड पार्टी कोई भी करे उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वैसे उनका इशारा है किसकी जानिब, कौन पार्टी के अंदर से माइनस करना चाहता है बानी पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं, या अगर आप देखा जाए जनरली, एक अल्लाह ताला अगर वो किसी को माइनस करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, वो शख्स खुद अगर अपने आप को माइनस करना चाहे तो फिर हो जाता है। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान को अगर आप पॉलिटिक्स से माइनस करना चाहेंगे तो आप खुद माइनस हो जाओगे, इमरान खान माइनस नहीं होगा। जिस शख्स की मकबूलियत, जिस शख्स की फॉलोइंग ऑलमोस्ट 80 to 90% हो एक मुल्क में, आप उसको कैसे पॉलिटिक्स से माइनस कर सकते हैं? ऐसे भी हमारे लोग आए हुए हैं जो नए नए अपने पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं। जब उनके बच्चों से पूछा जाता है कि आपका आइडियल कौन है, वो लोग कहते हैं कि इमरान खान। तो इमरान खान is something which is beyond your imagination, और यही वजह है कि उसके एक खौफ है जिसकी बेसिस पे आज तक पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ कि आपने किसी कैदी को उनके जो मिलने वाले लोग हैं 5-6 महीनों से किसी से मिलने नहीं दिया। उसके अलावा जो उनके, अगर वो पॉलिटिकल कैदी है तो तकरीबन 1.25 साल से उसके किसी पॉलिटिकल उससे मुलाकात नहीं करनी थी। आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ, और इसकी वजह सिवाय खौफ के और कुछ नहीं हो सकती। तो अगर कोई ये समझता है कि वो इमरान खान को वो कह, देखिए हमारी सब ये तो चले, हुकूमत तो अपने हरबे आजमा ही रही है। हुकूमत ने तो कोशिश करनी है कि आप उनके ओपोनेंट जितना क्या कर लिया। मुझे एक बात बताएं, पिछले कितने 3,000 दिन हो गए ना, तकरीबन ऑलमोस्ट टचिंग 2.5 years हो गए, ठीक है, जिससे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट टचिंग 3 साल होने वाले हैं कि ये इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसका ये नहीं कर सकते। आप लोग बानी पीटीआई, बानी ये फलाना, ये चीज कर आके कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है? नहीं हुई है। क्या कोई प्रोग्राम बगैर इमरान खान के हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिस प्रोग्राम में इमरान खान का नाम या इमरान खान का जिक्र ना है, वो प्रोग्राम कोई देखता नहीं है। क्या आपने यहाँ तक तो मामला कहा गया ना कि आपकी लीडरशिप बैठ के खुद यही बात करे कि बानी पीटीआई माइनस होना, घर के अंदर से माइनस होना। सर एक काम कर देना, आप एक काम करें, आप अपना अगला प्रोग्राम जो है ना खाली मियां नवाज शरीफ पे कर दें, उस पे इमरान खान का जिक्र नहीं करना, मियां नवाज शरीफ पे कर दे। मैं देखता हूँ उसके कितनी रेटिंग आती है। 1%, वो भी वो खुद देख रहे होंगे। चलें, शुमाइला साहब अब ये बता रहे हैं कि मकबूलियत इंटैक्ट है, ऑल दो विद इन हाउस जो है बहुत सारे इस तरह की खबरें भी आती हैं कि क़यादत के अंदर भी इख्लाफात रहे हैं, सीएम के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। बल्कि आज अचकज़ई साहब ने खुद फरमाया कि पार्टी के अंदर से माइनस करने के हवाले से भी जो सोच रहा है, तो बस उसको कहने कि वो उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस नोई के बयान देकर। अब अपोजिशन पार्टी काफ़ी टाइम से रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही थी, इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फुली कोऑपरेट किया आप लोगों के साथ, लेकिन एक बार फिर से वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए निज़ामी साहब, बात यह है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मैं ये समझती हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के साथी हैं और अभी सेनेटर साहब ने जो गुफ्तगू की है, वो किसी दीवाने का ख्वाब तो ज़रूर हो सकता है लेकिन वो हकीकत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर मकबूलियत जांचनी है तो आपको मैं और हमायूं साहब, मैं अपनी जमात की और हमायूं साहब जो हैं वो अपनी जमात की मकबूलियत बताएंगे तो लोग क्या हमारे पे क्या यकीन करेंगे? अगर मकबूलियत का आपके पास कोई ऐसा कोई पैमाना है तो आप पकड़ के अवाम के पास जाएं और अवाम से पूछें कि जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पंजाब जो है वो अवाम की फलाह के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या उससे अवाम मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे या अवाम जो है उससे मुतमईन नहीं है? आज तो पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है, उससे उसके दुश्मन जो हैं वो भी तस्लीम कर गए हैं। आप कैसे जो है हमारे मुखालिफ हैं कि
पाकिस्तान तरक्कियां समेट रहा है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान पे बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का एतमाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान को सफारती लिहाज से अल्लाह ताला ने कामयाबियां अता की हैं, पाकिस्तान को इसी हुकूमत के अंदर अल्लाह ताला ने बुनियानुल मरसूस जैसे मार्का हक से जो है वो सरफराज किया है। तो आप मुझे ये बताएं, ये कौन सी जो शोहरत का पैमाना है जो आपके पास है, जो मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको नजर आ रहा है? सारी दुनिया जो है वो अक़वाम आलम हमारे साथ खड़ी हो रही है, पाकिस्तान का डंका बज रहा है, पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है, पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर वो मुल्क जो है मिल रही है। दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मुतरफ है, बिलाशुबा उसके अंदर तो क्रेडिट जाता है, हुकूमत को भी जाता है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी जाता है, लेकिन इकॉनमी जो है ना वो उस तरह से ग्रो नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह रहे हैं कि जंग की वजह से भी जो 2 साल हैं जो कुछ तरक्की की थी, जो वो खुद दावा कर रहे हैं, वो कह रहे पीछे चले गए। खाकान साहब से जरा पूछ रहे थे, खाकान साहब ये बताएं कि इन हालात में जब आगे चलकर बजट भी देना है 1 माह बाद हुकूमत की जानिब से, ऑन द अदर साइड प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जो 2 साल की उन्होंने मेहनत की थी, वो खुद क्लेम कर रहे हैं बड़ी मेहनत की थी, चीज़ें बेहतर कर ली, ये प्राइम मिनिस्टर का दावा है। वो कहते हैं वो भी सारी की सारी चीज़ें बैकफुट पे चलेगी। तो इन हालात में आगे चलकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रोटेस्ट करती है तो इकॉनमी आपकी कितना सफ़र करेगी? पाकिस्तान ने जब मिडल ईस्ट वॉर एंटर की, यानी कि 27 फरवरी की शाम और 28 की सुबह, तो चूंकि आप एंकर्ड थे एक IMF एंगेजमेंट में, तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी थी मुल्क में। ये सबसे आसान तरीन तरीका है। अफरात ज़र कम हो गई थी, बैरूनी खसारा संभल गया था, लोकल विद अ वेरी वेरी हैवी टैक्सेशन, मतलब 38% आप पे टैक्स है अगर आप सबसे पर्सनल इनकम टैक्स अगर आप हाई ब्रैकेट में हैं, 54% मैन्युफैक्चरिंग पे, एनर्जी प्राइसेस में रद्दोबदल करके और कुछ सर्कुलर डेट की जिसे कहते हैं बढ़ने को कैप करके आपने एक स्टेबिलिटी अचीव कर ली थी। इस स्टेबिलिटी का महवर IMF की एंगेजमेंट थी, बफर्स बिल्ड हो गए थे, जिसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके $16 अरब के भी थे। पर स्ट्रक्चरली आपको आज भी मालूम हुआ है वॉर के बाद कि आपके पास सिंगल स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं था ऑफ POL प्रोडक्ट्स जब आपने एंटर किया। तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कोविड के बाद एक कंसल्टेंट हायर किया गया, एक स्टडी कराई गई कि पाकिस्तान को रिजर्व्स बिल्ड करने हैं। आप कमर्शियल 27 दिन के रिजर्व्स के साथ गए इनटू द वॉर सिचुएशन, और जो स्ट्रक्चर्स थे वो वहीं थे। 15% चूंकि LNG से बिजली बन रही थी, तो आपने क्या देखा? अफरात ज़र तो आपने देखी, आपने अच्छी एक्सप्लेन कर दी है। आपने ये भी देखा कि आपको क्योंकि शॉर्टफॉल्स करना पड़ी बिकॉज आप इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट थे। इसी तरह आपको $3.5 अरब वापस करना पड़ गए UAE के, तो आपको बोरोइंग करनी पड़ी कहीं और से ताकि आप वो चीज़ पूरी कर सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब जो है, जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग करना पड़ी, 1% बढ़ा, इस सब का एक इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। 683 अरब का FBR का शॉर्टफॉल है फ्रॉम दी एग्रीड टारगेट। मेरा जाती ख्याल है कि जब साल खत्म करेंगे तो ये तकरीबन 900 अरब को भी क्रॉस कर जाएगा। इसलिए आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी पड़ी। अगेन स्ट्रक्चरल इशू क्या है? अगर आपने रियल एस्टेट, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, पाकिस्तान का रिटेलर और होलसेलर, अगर आपने इससे टैक्स नहीं लेना, मैं 3 दिहाइयों से पाकिस्तान की इकोनॉमी को वॉच करता हूं, हर अथॉरिटी ने ये कोशिश की है कि इनसे टैक्स लें। आज भी वहीं खड़े हैं, 8-9 अरब का टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं हम। किससे? एग्रीकल्चर से। लेजिस्लेट भी तब जाके किया जब हमें IMF ने कहा, और फिर 1 साल के लिए डिले कर दिया। इसलिए आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी पड़ती है, विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा मैक्रो स्टेबिलिटी थी, पर हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज वहीं पे खड़े हैं। उनको जब तक हल नहीं करेंगे तो जो बफर्स होते हैं ना, फूड सिक्योरिटी का बफर, अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर आप फूड से ही शुरू करें, इस वक्त तकरीबन आई एम होपिंग कि जो वीट की पैदावार आएगी वो शॉर्टफॉल में ना आ जाए कहीं और हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े, तो एग्रीकल्चर स्लो ना हो जाए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हिट लेगी बिकॉज 1% जब पॉलिसी रेट बढ़ता है तो एक फिजा ऐसी बनती है मुल्क में कि जो डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ हो जाता है। लेट्स होप कि ड्यूरेशन ऑफ वॉर बहुत लंबी ना हो। एक बहुत बड़ा शौक है सारी दुनिया को है कि हम इसको संभाल जाएं। अगर तो 1 आध माह ऐसा रहा तो आई थिंक संभाल जाएंगे। स्ट्रक्चरली ये भी याद रखिए कि 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। 9-10 बड़ी आपने इंपॉर्टेंट अगर बात की है कि 1 आधा महीना मजीद चला तो संभाल लेंगे। अगर ये वॉर जो है प्रोलॉन्ग होती है, मजीद चलती है, तो उसके असरात जहाँ दुनिया फेस करेगी, पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा फेस करेगा। इंटरनल जो मामलात हैं, अगर वहाँ भी अनरेस्ट होता है तो शायद फिर इकॉनमी को मजीद भी मुश्किलात हो सकती हैं। सेनेटर साहब,
ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं हुकूमत के ऊपर, इंटरनेशनल आपने सारे देख ली कि वॉर के असरात पाकिस्तान फेस कर रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अगर इस टाइम पीरियड में प्रोटेस्ट करती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, तो जो कुछ ना कुछ इकॉनमी के पल्ले बचा हुआ है, कुछ ना कुछ सरमायाकारी मौजूद है, तो उसके ऊपर भी खतरात जो हैं पैदा हो जाएंगे उसके हवाले से भी। देखिए, थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में देख लें तो पाकिस्तान 1985 में जब अपने रीजन में सबसे मालदार था, चाइना से भी बेहतर था, इंडिया से भी बेहतर था, तो कौन सी हुकूमतें थी जिसने पाकिस्तान को उस नहज पे लाके कर दिया कि पाकिस्तान इन सबसे पीछे हो गया है। पिछले 4 साल में जो पाकिस्तान की जो 22 इंडस्ट्रीज है, उनकी जो ग्रोथ है वो 10 साल पुरानी से भी कम हो गई। सो दैट मींस पिछले 4 साल में पाकिस्तान 10 साल से पीछे चला गया है। एक पहले 40 साल में पाकिस्तान रीजन में सबसे पीछे चला गया, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान अपने से 10 साल पीछे चला गया। अभी हमने बड़ी प्यारी बात वो सुनी थी। देखिए, इस तरह है, जब आप कोई भी बिजनेस कर लें, चाहे वो मुल्क की सतह पे हो या कोई, जब आपने कोई इकोनॉमी बढ़ानी है, आपने 2-3 चीज, आपने सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ानी होती है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, इंसेंटिव्स देने होते हैं, आपने अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना होता है, सो दैट मनी शुड नॉट स्टे इन द बैंक, इट शुड सर्कुलेट। नंबर 2, आपने अब ये एक कैश 22 सिचुएशन होती है जब आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, और ये याद रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 11.6% के साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो बढ़ रही थी। अब इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, जैसे हमने देखा है फैसलाबाद में आज जिनके 200 लूम थे वो 400 पे जा रहे थे, 100 लूम था वो 200 पे जा रहे थे, तो आप खामखा उसके लिए जो मशीन इंपोर्ट करते हैं। आज मैंने अपनी कोई कंपनी खोल लिया, मैं पहले मशीन इंपोर्ट करूं क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई बचता नहीं है। वो पहले इंपोर्ट आएगी, उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू होगा, उसके बाद उसका जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI वो आना शुरू करेगा या बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में आप देखें एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी, जॉब्स क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। ये सारा एक पहिया था जिसको एकदम बंद कर दिया। अब इस जंग में क्या हो सकता था? इस जंग में 2 चीजें हो सकती थी। एक जो हुआ है, आपने सारा का सारा बोझ, अपना शॉर्टफॉल, सब चीजें लेवी के थ्रू अवाम पे डाल दिया। दूसरा क्या हो सकता था, अच्छा एक और काम हुआ है, जो पेट्रोल की थी, जो आपके जितने भी ये जो पेट्रोल को क्या करते हैं उसे रिफाइन करते हैं, रिफाइनरीज ने $5 से $6 की जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको $50 से $60 पे कर दिया। सो इंडिया में एज अपोज टू, और बांग्लादेश में एज अपोज टू पाकिस्तान, हिट दिया गया रिफाइनरीज को, उनसे कटौती की गई, उनसे शॉक एब्जॉर्ब किया गया, अवाम के ऊपर खाली 4% ट्रांसफर किया है। यहां पे रिफाइनरीज को आपने $5 से $6 बैरल की बजाय $50 to $60 बैरल कर दिया आपने, और उसके बाद सारा का सारा बोझ आपने शिफ्ट कर दिया अवाम के ऊपर। आपने रिफाइनरीज को बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट दिया है। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, एक पाकिस्तान की और एक बाकी को फायदा। इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, इंडिया टैक्सेस को कम कर दिया। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी कि एक दिन 137 रुपीस जो है आप उसमें इजाफा करते हैं, नेक्स्ट डे आप उसमें जो है पैसे वापस ले लेते हैं। तो इस एक दिन के डिसीजन के ऊपर जो उनकी जानिब से किया गया, उसमें ही अरबों रुपए जो ऑयल कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, जो डीलर्स हैं, उन्होंने मुनाफा उठा लिया। बल्कि कहा जा रहा है कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा वज़ीर दाखिला को कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन FIA जो है वो करे, लेकिन पता नहीं इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी। शुमाइला साहबा, ये सिचुएशन तो पूरी डेवलप हो रही है, लोग तो बिल बुलाए हुए हैं, इंटरनेशनल जो सारी चीज़ें आप लोगों ने गेन की हैं, तारीफ हो रही है, पूरी कौम उसको एडमायर कर रही है, लेकिन ऑन द अदर साइड लोग देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसरूआत इतनी महंगी है। उसकी बड़ी वजह आपने PLD जिस तरह लगा रखा है, टैक्सेस जितने उसके ऊपर है, या फिर जो डीलर्स है, रिफाइनरीज है, जो उनके मुनाफाजात है, इसको हुकूमत उस तरह से मैनेज भी नहीं कर पा रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी अच्छा इस टाइम पीरियड है कि अच्छे निकले सड़कों पे, तो आवाम पीछे लब्बेकेगी। देखिए, बात यह है कि अगर मईशत जो है वो मईशत का जो इस्तेहकाम है वो अगर कट्टों, मुर्गों और बकरों के ऊपर होता तो शायद आज हम भी इनको कॉपी कर रहे होते। इनके पास इन्होंने इतनी ज़्यादा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को कहां से कहां लेकर जाने वाली बातें इन्होंने अभी सुनाई हैं, वो महज बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट इनके दौर में मुझे बता दें, कोई स्टेट ऑफ दी हॉस्पिटल बता दें, कोई अवामी फलाही मंसूबा जो ऐसा है जिससे अवाम को डायरेक्ट मुस्तफीद हुए हैं। अब मैं दूसरी
तरफ मैं आ रही हूँ, मैं दूसरी तरफ आ रही हूँ कि आपके दौरे हुकूमत की कितनी सरमाया नहीं, मैं एक दूसरी बात की तरफ आ रही हूँ। देखिए, जो रिफाइनरीज हैं, मोहब्बत वाला मामला कर रही है लोगों के साथ। अगर हम चाहें तो जितने मर्जी पैसे बढ़ा दें, हम उस तरह नहीं बढ़ा पा रहे। मतलब आवाम का सोच रहे हैं। मतलब आपने वो AI थी वीडियो या आपने खुद वो बयान दिया था, वो काफ़ी वायरल हुआ था। मतलब ये आपकी हुकूमत की तरजीहात कोई इसी नोयत की हैं? कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही जो इकॉनमी को ग्रो कर सके। देखिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, इंटरनेशनल जो क्राइसिस हैं उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। गो के पाकिस्तान जो है वो अपना कलीदी रोल अदा कर रहा है, मगर जो क्राइसिस जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के हैं उसमें जो पूरी दुनिया जो है उसको फेस करना पड़ा है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी मेहमद साहब ने ये कहा कि रिफाइनरीज जो हैं उनको कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने अवाम के ऊपर बोझ डाला है। आप मुझे ये बताएं कि रिफाइनरीज जो है वो हमारी हैं या कोई उसके अंदर कोई खुदा न खास्ता जो है वो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? हम अवाम के इंटरेस्ट को छोड़कर रिफाइनरीज को जो या उनके रिफाइनरी के मालिकान हैं उनको फ़ायदा क्यों पहुंचाएंगे? आप ये सोचें कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को मालूम पड़ा कि लेवी की जो मद में जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, उन्होंने फौरी तौर पे 80 रुपए कम किए। और दूसरी बात आपको मैं यहाँ पे ये बताती चलूं कि फौरी तौर पे उनको जब मालूम पड़ा तो जो ईरान रजीम है, सर मैं एक बात मुझे मुकम्मल करने दें, मुझे उसी तरह बात मुकम्मल करने दें, मुझे उसी तरह बात मुकम्मल करने दें जैसे मेहमद साहब बात मुकम्मल कर लेते हैं अपनी। उसके साथ मैं आपको ये अर्ज करती चलूं कि हम प्राइम मिनिस्टर ने ये बात वाज़िया तौर पे कैटेगोरिकली कहा था कि अवाम के ऊपर हम इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते और ना डालेंगे, और वो जो टारगेटेड सब्सिडी जो थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप टारगेटेड सब्सिडी में ट्रांसपोर्टर, गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है अवाम उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती है, मेट्रो बसेस हैं, ऑरेंज बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, आपकी वफाकी हुकूमत ने जो अपना और पंजाब हुकूमत ने ये एक अवाम की सहूलत के लिए फ्री सफर का आगाज किया था, वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो किसान हैं उनको सब्सिडी की मद में हुआ है, वो तो हुकूमत उसके ऊपर कुछ तो कुछ मैनेज हो सकता है। खाकान साहब एक न्यूट्रल राय भी ले लें खाकान नजीब साहब से। खाकान साहब, अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए सर तलब और रसद, मेरी बात, तलब और रसद अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील को यकीनी बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है वो शबाना रोज मेहनत कर रही है। आपने अब दूसरे हमसाया मुमालिक में ये बड़ा अच्छा जवाब है कि जी चले आपको पेट्रोलियम मसनूआत महंगी मिल रही है, मतलब ये बड़ी अच्छी तौजीह है हुकूमत की, ठीक है। खाकान साहब ये एक इस तौजीह पे भी जरा जवाब दे दें कि चले मिल रही है आपको, खुश हो जाए, जितना भी महंगा मिल रहा है मिलता है। पेट्रोलियम कंपनीज बीच में अपनी दिहाड़ी लगा रही हैं, अभी भी हम एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए, खाकान साहब से जरा जवाब लेने देना, अभी भी हम एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए आप सबसे अपील कर रहे हैं। जी खाकान साहब, आपको सवाल दोबारा करना पड़ेगा बिकॉज़ दो आवाजों में फिर आवाज नहीं आती। किस तरह हुकूमत इस जो पूरा जो हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट की वॉर और उसका जो इफेक्ट पाकिस्तान पे भी आया, खासतौर पेट्रोलियम मसनूआत को हुकूमत किस तरह बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी? इंडिया की मिसाल दी जाती है और टैक्सेस कम हो गए, पेट्रोलियम कंपनीज जो थी उनके मुनाफा कम कर दिया गया, लेकिन हमारे इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई। So let's try and understand। एक तो ये है कि जो इस वक्त टैक्सेस हैं 27 रुपए अगर PDL है डीजल पर, इसके अलावा 36 रुपए आप इंपोर्ट ड्यूटी और अगर कार्बन लेवी को मिलाएं तो ये दिस इज द टोटल टैक्सेशन ऑन डीजल। मेरा आज भी ये ख्याल है कि IMF से जरूर गुफ्तगू करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग सीजन में जा रहे हैं, अफराते ज़र 11% CPI है, 14% प्लस आपका सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है, और ये वॉर से पहले चले जाएं मच लोअर लेवल्स पे, जैसे कहेंगे ना कीमतों के बढ़ने की शरह आ गई थी। सो एक तो ये बात की जा सकती है। सेकंड बात ये कि देखें जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं ईंधन,
पाकिस्तान आज भी तकरीबन अप्रैल के मंथ में मेरा ख्याल है $2.5 अरब का जो ईंधन है वो इंपोर्ट हुआ होगा। दैट इज द लेवल। ये इससे पहले अगर 1.2 बिलियन था तो तकरीबन क्योंकि प्राइसेस में इतनी बढ़ोतरी आई है तो ये कहीं $2.5 अरब इंपोर्ट हुआ होगा। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव? आई थिंक वेरी वेरी सिवियर डिमांड कर्टेलमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, वेरी वेरी सिवियर। मतलब हमने ये जरूर देखा कि 14 मार्च को पहली दफा एक ऑस्टेरिटी मेजर्स आए। मार्च के महीने में 19% OMCs की सेल ज्यादा आ गई। सो जस्ट थिंक कि हमें कितनी डेप्थ में ये मेजर से, मतलब मैं एक आसान सी बात कहता हूँ, 800-900 मेगावाट बिजली बचती है अगर हम मगरिब पे दुकानें, कमर्शियल एरियाज, रेस्टोरेंट्स बंद कर दें। 73 के बाद सबसे बड़ा ऑयल शॉक है। हमें लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए कि 8 और 10 बजे तक ना खोलें इस चीज को। वाई? बिकॉज अगर ये नहीं करेंगे तो तेल महंगा आएगा, क्योंकि महंगी कीमत है। LNG $18 पे स्पॉट पे खरीद रहे हैं। अगर ये शेव ऑफ कर देते डिमांड तो शायद ना खरीदनी पड़ती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि योर बेस्ट फ्रेंड इज मोबिलिटी मैनेजमेंट। आप ऑड इवन कार्स अलाउ कर दें। कोविड में हमने बहुत अच्छा मैनेज किया था ये। आप जो इस वक्त की डिमांड है मुल्क की, उसको शेव ऑफ करने के लिए लोगों को तलकीन करें। मैं हमेशा कहता हूं कि गाइड करती हैं लीडरशिप्स कि हाउ डू यू कर्टेल 10%। मैं लोगों को कहता हूं 10% अपनी पेट्रोलियम, 10% अपनी एनर्जी की नीड्स, बिजली की और गैस की। मसलन एक छोटी सी मिसाल दूं आपको, बड़ी आसान सी बात। आप 12 से 2 गैस आती है, बहुत अच्छा किया हुकूमत ने। आप रात का खाना भी दोपहर को बना लें, आपकी गैस की कंजम्पशन टूट जाएगी मुल्क में। और वो आप फर्टिलाइजर को दे सकते हैं ताकि ये चीज जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो आपका चले। फिर जो असल बात पाकिस्तान की है, पब्लिक सेक्टर को ये कहना है कि सारे बुलेवार्ड्स पे अगर आप बिजली बंद कर देते हैं रात के बाद या 1 लाइट कर देते हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दैट इज द ओनली थिंग यू हैव। लॉन्गर टर्म मेजर्स अगर नहीं करेंगे ना, ये वक्त फिर पाकिस्तान को एक ब्यूटीफुल स्पेस है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी है, 10 मई जीत के आ रहे हैं, बट 85% फ्रेट कैरी करते हैं हाईवेज पे। ये मोस्ट इनएफिशिएंट वे है ऑफ कैरिंग फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो रेलवे पे कैरी होना चाहिए। अगर रेलवे पे कैरी हो रहा हो तो आप कभी भी इतना स्पेंड ना करें। आप पाइपलाइंस की बजाय रोड्स पे कैरी करते हैं अपनी क्रूड ऑयल को, अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स को। सो स्ट्रक्चर्स जब तक नहीं ना ठीक करेंगे, फिर थर कोल इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने हमेशा कहा है कि इंपोर्टेड कोल ये तो काका साहब बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बता रहे हैं। यहाँ तो हुकूमत 2-2.5 साल तक सोचती हैं, उसके बाद उनको पता है यहाँ हालात जिस तरह के पाकिस्तान में बन जाते हैं, उसके बाद चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेनेटर साहब, I have to say this कि आज ये this is the problem। हम आज शॉर्ट टर्म तो मैंने कह दिया क्या करें, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आज लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे तो आप 5 साल बाद मुझे पूछेंगे तो आप फिर मुझे यही कहेंगे ये 5 साल में आप इस मुल्क के ना मसाइल बड़े छोटे हैं। वो बड़े इसलिए हो गए हैं कि वो हर दफा जो लॉन्ग एंड ऑफ द कर्व है उसको हम बिल्कुल साइड पे छोड़ देते हैं कि फ्रेट कैसे कैरी करें, ट्रेन पे कैरी करना चाहिए, पाइपलाइन पे ये कैरी करें। फिर जो असल बात है कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो, थर कोल, पन बिजली, सोलर, विंड कॉरिडोर्स, दैट इज योर फ्यूचर। अब इसको करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा किस चीज से। आप खकान भाई, आप जैसे एक्सपर्ट ये बातें करते हैं, हुकूमत आपकी सारी की सारी बातें सुनती भी है। डिफरेंट टाइम पीरियड में जो हुक्मरान बैठे होते हैं वो भी यही सारी की सारी बातें कौम को बता रहे होते हैं कि हम ये पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसीज हमें कहीं नजर नहीं आती। आप तो करेंसी रिजर्व की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है हमारे पास, पाकिस्तान के पास। वो हम जो रिफाइनरीज जो बीच में या जो पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं वो उसके ऊपर किस तरह से प्ले कर गए हैं, तो वो करना था, उनके पास रिजर्व मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह पे चाहा वैसे उन्होंने प्ले किया। सेनेटर साहब, इस पूरी सूरत हाल से भी आपकी तारीफ भी की आपकी हुकूमत के, कोविड में बड़ा अच्छा प्ले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, बड़े मैनेज किया, दुनिया उसकी मौतरफ नजर आई। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को क्या आप लोग तजावीज़ देंगे ताकि इकॉनमी स्ट्रेंथन रह सके? इंटरनेशनल सारी चीज़ें सेलिब्रेट आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी इस टाइम सफ़र कर रहा है। हुकूमत के लिए बेस्ट मशवरा ये है कि हमें जलसे और जुलूस करने दें। हुकूमत छोड़ दो। अब मैं वजह बताता हूँ। देखिए, अभी बात हुई थी, खाकान साहब ने भी बात की है, आपकी पॉलिसीज क्या करती है। पाकिस्तान 2013 से पहले और पाकिस्तान 2013 के डिसीजन के बाद, 2013 और 18 के दरमियान में हम लोगों ने IPPs का एक अंबार और उसकी जो हम लोगों ने उनके साथ जो मुआहदे किए हैं वो आज हमें हॉन्ट कर रहे हैं। 2 खरब रुपए के हमारे सर्कुलर डेब्ट जा रहा है उसकी वजह से। नंबर 2, अभी पिछले दिनों हमें पता चला कि जी LNG जो RLNG था उसमें हमें 15 मिलियन पर मंथ के लिहाज से देना पड़ रहा है। किस चीज का? गैस को ना सप्लाई करने का।
बिजली को ना देने का हम लोगों ने 46,000 मेगावाट कैपेसिटी बना ली है बगैर सोचे कि हमें जरूरत क्या है। ये कह रहे ना कि वन लाइट का वो कर ले, आप सोचे कि हम लोगों ने 46,000 अभी उसकी तरसील हम नहीं कर सकते और उसको हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज। फिर आप लोगों ने बात करे, अभी बात कर रहे थे, आपका बेहतरीन दोस्त थरकोल है, आपको पता है हमारे वजीर आजम साहब ने क्या क्या किया था, गुल खिलाया था। खुद नेप्रा कहती है कि इंपोर्टेड कोल की जो पावर प्लांट है साहिवाल में, इसकी तुक्की नहीं बनती। जब आपका डिसीजन मेकिंग ऐसा हो तो फिर आप गोबर टैक्स भी लगाएंगे, फिर आप सूरज टैक्स भी लगाएंगे और पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाएंगे। सांस का हो सकता है ऑक्सीजन टैक्स लगाना शुरू कर दे, हो सकता है देखने का टैक्स लगाना शुरू कर दे। ये सारी चीजें तब होगी जब आपके डिसीजन मेकिंग इज नॉट प्रो पीपल। जब आपको मेगा प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उसमें पैसा होता ना, है। ये फेक जब न्यूज़ आपको है। ह्यूमन इंडेक्स आपका कम हो रहा होगा, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट प्लीज इंडेक्स कौम को सही हकायक बताएं। जस्ट एक मिनट है, जय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए कम हो रहा है कि आपकी लीडरशिप कहती है कि शऊर से पेट नहीं भरता। ये पहले लोग हैं जो कहते हैं शऊर से पेट नहीं भरता, बगैर शऊर के काम करो, तभी तो ये हाल है इस मुल्क का। चले मेरे पास एक मिनट मुझे सेगमेंट क्लोज करना है। सुवाइला साहब आपकी तरफ ले रहे हैं, कुछ कह रही हैं जी, बता दी क्या रिस्पांस करेंगी? 1 मिनट है। मैंने ये कहा कि आपने जो गोबर टैक्स की बात की है और ये सूरज टैक्स की बात की है, मेरा ख्याल है कि आप भी सोशल मीडिया की फेक खबरों को बहुत ज़्यादा जो है वो गहराई से देखते हैं और वही आप बात उठा के यहाँ पे कर देते हैं। माजरत के साथ कौम ने आपकी तमाम जो तरक्याती और आपकी जो खुशहाली और सारी चीज़ें जो वो देखी हुई हैं। मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि हमें आपको अगर तनकीद करनी है तो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन आपका तो जाती बुग़्ज़ जो है वो निकल रहा होता है कि बस किसी तरह आप हुकूमत छोड़ दें और किसी तरह हमें लाके कुर्सी के ऊपर विराजमान जो है वो कर दें, कुर्सी के ऊपर हमें बिठा दें। आपको इस कौम ने अगर गलती की है, खैबर पख्तूनख्वा में लाकर आपको अवाम ने अगर गलती की है तो उनके हकूक का आप दिफा करें, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त करें, उनको प्लीज बचाएं दहशतगर्दी से। आप धरनों पे, आप जलसों पे टैक्स नहीं लगा, आप धरनों पे, आप बताएं ना। सॉरी, आवाज क्या कह रहे हैं? सोलर टैक्स लगा है कि नहीं लगा? ठीक है, चलें आप दोनों मौजूद मेहमानों को अदा करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिडल ईस्ट की सूरत हाल जो है उस पर बात करेंगे। एक नया मुसवदा शेयर किया गया है ईरान की जानिब से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने अमेरिकन तक पहुंचाया। ट्रंप उसको कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप जरा बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के माबैन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर। ईरान की जानिब से एक और तजावीज़ी जो मुसवदा है वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुँचाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उस पर भी गैर मुतमईन है और उस पर को भी उन्होंने सामो कहने के रद्द कर दिया है। तो इन हालात में किस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे, तो इसको देख लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा हैं, एंड अफेयर्स जो उसके एक्सपर्ट हैं। जावेद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक एम्बेसडर हैं। जावेद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ट्रंप बात कर रहे हैं कि वो गैर मुतमईन है जो दोबारा से ईरान ने तजावीज़ उनसे शेयर की और साथ ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ईरानी क़यादत जो है कन्फ्यूजन का शिकार है। तो क्या अमेरिका जब तक उसकी टर्म्स पर ईरान नहीं आ जाता उस टाइम तक बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी और चीमा साहब को भी। नहीं, मैं इसको यूं नहीं देख रहा जी। देखिए, बात तो वही है कि आपको याद होगा जब इस्लामाबाद के फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे तो जाने से पहले जो उनके जेडी वैंस ने कहा था कि हमने अपनी ऑफर ईरान को दे दी है। द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ ईरान। ये वही ऑफर थी जिसमें 3 मेन पॉइंट्स है जो कि अगर आप चाहेंगे तो हम आगे जाके उस पर बात कर लेंगे वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर पेशरफ्त हो। फिर वो अपने मसवदे को जब वो लेकर गए वहाँ पे, तो वहाँ पे मुज़ाकरात करने के बाद आपको याद होगा सेकंड राउंड की बात हुई, तो उस वक्त भी अमेरिकन तो रेडी थे आने के लिए। वो तो अपने मौक़िफ़ पे वही था उनका जो पहले दिन से है। लेकिन आपको याद होगा कि ईरानियन साइड ने आने से पहले इनकार कर दिया। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद उनके वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लेकर आए
तो उन्होंने जो है वो अपना रिस्पांस दिया। और उसके बाद वो रिस्पांस भी जब अमेरिका गया तो मेरे जो वहाँ पे लोगों से बात हुई है वॉशिंगटन में कुछ सहाफती हलकों में, तो उन्होंने कहा कि वो जब रिस्पांस उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो फिर हम जो इतनी मुज़ाकरात कर रहे थे वो तो बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है, तो वो तो ऑब्वियसली मुस्तरद हो गया। फिर इन्होंने कुछ तब्दीलियां की और एक सेकंड ड्राफ्ट जो है वहाँ भेजा गया। और आपको याद होगा कि उसी वक्त फिर वहाँ पे अमेरिका में ये अनफॉर्चुनेटली ये सेंटिमेंट डेवलप कर रहा था कि अगर ये तातुल मजीद ऐसा ही रहता है तो फिर वी विल हैव टू गो बैक टू ऑफेंसिव ऑपरेशंस। और आपको याद होगा कि सेंटकॉम ने उनको ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने कहा कि हम जो है टारगेट्स हमारे लॉक्ड हैं, हमें ऑर्डर्स देंगे जब प्रेसिडेंट हम दोबारा से अटैक कर देंगे। तो आई थिंक उसके बाद फिर दोबारा से ये लगा कि एक और मसवदा आया है। असल में बात यह है कि ये जो मसवदे आना और तब्दील करना, मुझे लगता ये है कि जो लोग बहुत करीब से देख रहे हैं सूरत हाल को, आपको याद होगा इवन हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब भी जब तशरीफ लेकर गए थे तेहरान में, तो इनिशियली तो उनका दौरा 1 दिन का था लेकिन वो फिर 3 दिन तक रुके। यानी कोशिश कर उन्होंने भी बहुत की कि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए। ऑब्वियसली वो जब वहाँ पे गए थे तो वही बात हो रही थी जो कि आज हो रही है कि 3 इश्यूज हैं जिनको एड्रेस कर लिया जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं वहाँ से कि वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है थोड़ी उसमें भी किसी हद तक फ्रैक्चर है या उसमें गैप्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो लोग हैं जो विदिन ईरान की आप ये बात करें कि ईरान का जो पावर डायनामिक जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी इसका तस्करा कर रहे हैं। चीमा साहब, न्यूक्लियर जो है, जो पिछला मुसवदा भी सामने आया था उसमें भी यही था कि ईरान उससे बात नहीं करना चाह रहा था। अभी जनाब ब्लॉकेट जो है वो कह रहे हैं वो जारी रखें लेकिन चले बातचीत आगे बढ़ जाए, लेकिन न्यूक्लियर पे अभी भी बात नहीं करना चाह रहे। तो उसकी रीज़न क्या है? मतलब कि जो अंदरूनी एक मसाइल ईरान के अंदर जो सुनने को मिल रहे हैं उसमें कोई हकीकत है क्या? वो रीजंस हैं कि न्यूक्लियर पे किसी सूरत ईरान की जो मौजूदा क्या जो बात नहीं करना चाह रही है अमेरिका से? जी बहुत शुक्रिया, आपको भी अम्बैसडर साहब को भी सलाम, आपको भी सलाम। देखिए जो बातें पहले तो न्यूक्लियर के हवाले से बहुत सारी तय हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने हमला कर दिया जो कि बड़ी क्लियर वायलेशन थी। मतलब एक तो आप पहले उनके साथ डायलॉग करें, टेबल पे बैठें, फिर आप प्रपोजल लेके जाएं ईरान से और वापसी पे वापस ना आए और हमला कर दें, तो वो ईरान का जो मौकफ है वो तो बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त ज्यादती की गई। अब ईरान ये समझता है कि भाई अब हम एक डिफरेंट पोजीशन में हैं। उस वक्त हम जंग रोकना चाहते थे और हम न्यूक्लियर के हवाले से बहुत सारी चीजें मान गए थे। अब आपने जंग कर दी है तो अब जारी बात है अब एक डिफरेंट सिचुएशन में आ गए हैं। अब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप असैसिनेट, मिलिट्री लीडरशिप असैसिनेट। अब लीडरशिप जो नई आई है उनकी मिलिट्री के अंदर या जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं उनका जारी बात है बेंट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है। इसीलिए वो समझते हैं कि हमें शायद अब वो डील नहीं करनी चाहिए जो पहले डील कर रहे थे। लगता ये है एटलीस्ट, क्योंकि अभी तक देखें कोई फ्रेमवर्क सामने नहीं आया, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन ईरानियंस क्या कहते हैं कि पहले जी ब्लॉकेट खत्म करें, आए पहले रीजनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करें स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर, आए पहले जीसीसी ममालिक के साथ वो मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस उनके साथ बहाल करना चाहते हैं। और आई थिंक ईरानियंस की ये सोच है कि इसी प्रोसेस के अंदर वो दोबारा इन गल्फ ममालिक को विन कर लें। बिकॉज ये जो ममालिक हैं अगर फॉर एग्जाम्पल उनको नहीं विन करते अभी या उनके साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल नहीं होते तो अमेरिकन के साथ डील हो जाती है, तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट शायद उनको करनी पड़े अरब ममालिक के साथ इंगेज होने पे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अब जैसे अभी वैसा भी कह रहे थे अमेरिका से ये बातें आ रही हैं जी वहां पे हार्डलाइनर्स आ गए हैं, मुझे लगता है ईरानियंस ने अपनी कीमत अदा कर दी है और वो समझते हैं कि अब उस कीमत के बाद हम दोबारा उन चीजों पे नहीं मानेंगे जो हम पहले माने थे। तो लगता तो चीज ये है। लेकिन उधर से ट्रंप साहब भी जिद हैं कि मैं ब्लॉकेट खत्म नहीं करूंगा, इकोनॉमिक पेन को आएगी और अब दोबारा ऑप्शन डिस्कस हो रही हैं कि हम मिलिट्री स्ट्राइक्स की तरफ जाएंगे। अब जारी बात है ये ईरान की मर्जी है, ये उनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी एक आजाद खारजा पॉलिसी है कि वो समझते हैं कि हम अमेरिका के अगर इन्फ्लेशन होगी, अगर दोबारा जंग शुरू होगी, अरब ममालिक के ऊपर दोबारा हमले होंगे, हालात ज्यादा खराब होंगे, तो वो बेसिकली इंटिमिडेट कर रहे हैं अमेरिकन को कि इस साइड पे ना आए। जबकि अमेरिकन ये इंटिमिडेट कर रहे हैं कि भाई आपका ब्लॉकेड है, आपकी प्रोडक्शन ऑयल की को कोई फायदा नहीं होगा, आप आइसोलेशन में मजीद चले जाएंगे, सैंक्शंस पहले ही हैं। तो इन चीजों के बीच में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, मतलब कि ईरान आपके मुताबिक ईरान ये सोच रहा है कि विद इन अमेरिका जो ट्रंप पर प्रेशर आएगा तो ट्रंप वीक होंगे, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये भी तबसरे हो रहे हैं कि विद द पैसिव टाइम जिस तरह टाइम गुजर रहा है ईरान की भी पोजीशन जो है वो वीक होती चली जा रही है, इकॉनमी खासा सफर कर रही है। अम्बेसडर साहब, तो क्या लगता है
टाइम गुजरने के साथ कौन सा फ्रीक ज़्यादा वीक होगा और कौन मैक्सिमम इस पूरी सूरत हाल से जो फ़ायदा उठा पाएगा? जी, विद ऑल माय ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एग्री नहीं करूंगा कि अमेरिका पे कोई प्रेशर आ रहा है या वो कमज़ोर हो रहा है। देखिए, अमेरिका बहुत दूर है, उस पर तो ये हमला नहीं कर पाएंगे ना, पहली बात। अब रहा सवाल उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो जो लोग जमहूरियत से वाकिफ़ हैं अमेरिकन, वो समझते हैं, इस चीज़ को बताएंगे आपको कि देखिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो इलेक्ट हो चुके हैं ना 4 साल के लिए। अब वो पॉपुलर हैं या नहीं पॉपुलर हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी प्रेसिडेंसी से उनको हटा दिया जाएगा? लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने आगे इलेक्शन में भी जा रहा है, आगे भी तो इलेक्शन हो रहे हैं, चले भी अराउंड 2 इयर्स गुजर गए ट्रम्प के, आगे 2 साल बाद इलेक्शन तो जा रहे हैं। जी जी, लेकिन वो सिस्टम हमारी तरह नहीं है ना, वो पार्लियामानी सिस्टम तो नहीं है वहां पे। प्रेसिडेंट के ऊपर तो 2 टर्म के बाद वो तो प्रेसिडेंट शायद इलेक्शन लड़े ही ना, तो वो तो उनके लिए आई डोंट थिंक प्रेशर होगा। वो तो पहली भी टर्म कर चुके हैं, दूसरी भी उनकी चल रही है, तो आई डोंट थिंक वो जाती तौर पर उनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे जो नई गवर्नमेंट, नई अगर कोई जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको दोबारा से, ये आपको पता है डिबेट्स होते हैं, वो इलेक्ट दोबारा से आएंगे। ऐसे पार्टी लीडर तो कोई है नहीं है कि अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी इनकी पार्टी पे असर करेगी। तो मैं समझता हूं ऑफकोर्स थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, बट इतना नहीं कि वो आपको लगे कि बिल्कुल उसकी वजह से वो जंग से वापस चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए ईरान के लिए भी मैं समझता हूं, जो बहुत करीब हैं इस प्रोसेस के लोग, देखिए ईरान के पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर वो तसादुम का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं तो वो उनका हक है डेफिनेटली, जैसे कमर भाई कह रहे थे कि वो बेशक अपना हार्ड लाइन रखें, और वो अगर समझते हैं कि जंग के अंदर 50 साल से तो ऑलरेडी वो जंग में ही है, तो अगर मजीद भी वो जंग में ही रहना चाहते हैं तो उनकी ये ऑप्शन है, डिसीजन तो उन्हीं ने लेना है। बहरहाल पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें तो यही है कि इस मसले का हल जो है वो डायलॉग के जरिए हासिल कर लिया जाए। और दूसरा रुख जो है इस पहलू का वो ये है कि देखिए ईरान के पास एक और रास्ता भी तो है ना। ईरान पिछले 50 साल से जंग में है, उनके पास वहां पे वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, तेल है, गैस है, उनके सासे दुनिया भर में मुंजमद पड़े हुए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदल लेते हैं, वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस करते हैं, तो क्या वो उनके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है? ये भी एक सोच है कि बजाय जंग के हालत में रहने के वो अगर अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बना लेते हैं, तो क्या उनका मतलब ये तो नहीं कि वो कमजोर हो जाएंगे, वो तो मजीद स्ट्रांग होंगे। उनकी इकोनॉमिक जो है वो जो पिछले 50 साल से उनकी तमाम जो सलाहियतें हैं वो किसी को बरूए कार नहीं ला सके। 2 जनरेशन्स बड़ी हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले तक वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। बहुत से लोग ईरान में ये समझते हैं कि ईरान को हालत जंग से बाहर आना चाहिए, उसको जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, कुदरती वसाइल दिए हैं, जो उसकी रीजनल कनेक्टिविटी है, उसके जरिए वो अपने स्ट्रेंथ्स के वजह से अपने आप को इकोनॉमिक पावर बना सकता है। वो दुनिया की जो कमिटी ऑफ नेशंस है उसका एक मुस्बत खिलाड़ी बन सकता है, ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप जानते हैं आज की दुनिया में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। चलिए, लेकिन इस सूरत हाल को लेकर अमेरिका के बारे में, मगरिब के बारे में एक डिसट्रस्ट भी पाया जाता है ना ईरान के अंदर। मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट का जा रहा, फिर वहाँ पे बादशाह, तो उसको स्ट्रेंथन करना, मगरिब और अमेरिका की सपोर्ट उसको हासिल रही, फिर इनकलाबी इस्लामी और उसके बाद से सैंक्शंस जो है, तो शायद वो उस तरह से ईरानी कौम भी और वहाँ की जो लीडरशिप है वो आगे भी बढ़ना है ना आपको। जी ठीक है, आपने आगे भी बढ़ना है। जी चीमा साहब, कौन सा फ्रीक इस सिचुएशन में आपको लगता है कि वीक होगा, जिससे टाइम बढ़ता चला जा रहा है? एक तो ब्लॉकेड है, ऑन द अदर साइड मिड टर्म इलेक्शन, अमेरिका पूरा सिस्टम आप भी बेहतर से समझते हैं, कौन सा फ्रीक ऐसा है जिस पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है? मुझे पता लगता है ईरान के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। उसकी वजह यह है कि ये बातें जो अमेरिका के बारे में की जा रही है ना, देखिए अमेरिकन को कोई परवाह नहीं है, उनके पास बहुत रिसोर्सेस हैं। वो वियतनाम में इतना लंबा लड़ते रहे, इराक में लड़ते रहे, अफगानिस्तान में लड़ते रहे, मतलब मुझे बताएं उन्होंने सारी जंगें लड़ी बाहर हैं, तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कॉस्ट पड़ती है। और ट्रंप साहब को मैं ये भी बताऊं, मेरी असेसमेंट ये है कि ट्रंप साहब ने अगला इलेक्शन जो है वो परफॉर्मेंस पे नहीं लड़ना है रिपब्लिकन पार्टी ने। या फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते हैं कि जेडी वैंस और मार्को रूबियो बड़े साइलेंट हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। दोनों इलेक्शन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और ट्रंप चाहते हैं कि अपनी इस लेगेसी को जारी रखें, लेकिन वो अपनी लेगेसी जो है उसको जारी इस तरह रखेंगे। जारी बात है कि वो परफॉर्मेंस पे इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है आइडेंटिटी पे, रिलीजन पे, व्हाइट सुपरमिज्म पे, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है माका के ऊपर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर, उन्होंने इन चीजों के ऊपर इलेक्शन लड़ने हैं। और अपने मिड वेस्ट जो उनकी स्टेट्स हैं जहां पे वो समझते हैं कि उनको पता है कि मुझे ना ईस्ट कोस्ट में लिफ्ट मिलनी है ना वेस्ट कोस्ट में, तो वो अपनी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने इंटैक्ट करना है। और लेकिन अगर ये कहा जाए कि वहां महंगाई हो जाएगी और इसका बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इससे थोड़ी खाइफ होगी, मुझे नहीं लगता। ईरान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो डील कर लें
तो उनके पास अब जारी बात है, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि ईरान अगर लड़ना चाहता है तो वो उनकी चॉइस है। अगर वो ऐसी समझते हैं कि ऐसी डील अमेरिकन ऑफर कर रहे हैं जो उनके नेशनल इंटरेस्ट के सूट नहीं करती, उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मौका है कि उनको अपनी री बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए। नई लीडरशिप आई है, लेकिन एक और भी खदशा है कि जो नई लीडरशिप है ये ज्यादा जो है वो हॉकिश स्टांस भी ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्टेड लोग हैं जो सामने नजर आते हैं, देखिए डिसीजन मेकर्स और हैं, नेगोशिएटर्स और हैं। तो ये जो मसला है ना, ये भी एक देखिए ईरान के अंदर चल रहा है। लेकिन ईरानी कौम एज ए स्ट्रॉन्ग कौम इमर्ज हुई है, उन्होंने जंग लड़ी है, दुनिया ने देखा है उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ ये मौका है कि अपने आप को जीसीसी ममालिक के साथ भी रिकनेक्ट करें, उनके साथ ताल्लुकात भी बिल्ड करें। नई डिटरेंस मिल गई है आपको गल्फ में, जो स्टेट ऑफ हार्मोज के तौर पे, इसको फ्यूचर में एंजॉय करें। आपका रेजिस्टेंस नेटवर्क खत्म हो चुका हुआ है, आपके पास वो लिवरेज नहीं है जो माजी में हुआ करती थी, जो सीरिया में, इराक में, लेबनान में, बाकी जगहों में हुआ करती थी। तो अब ईरान को अगर अपने रीबिल्डिंग की तरफ जाएंगे, अपनी इकोनॉमी बेहतर करेंगे, तो तब दोबारा जाके वो जो पहले करते थे रीजन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लड़ते रहे तो जारी बात है उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन जारी बात है अगर अमेरिका दोबारा चल पड़ा हमलों की तरफ तो उनको काफी नुकसान जो है वो पड़ेगा, क्योंकि अब हमले जो है वो क्रिटिकल 270 बिलियन तो ईरानी खुद क्लेम कर रहे हैं कि इतने का तो उनको 270 बिलियन का नुकसान अब तक हो चुका है इस वॉर के नतीजे में। एम्बेसडर साहब, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है कि जानबूझकर इस जंग को तूल दे रहे हैं कि उन्होंने चीन जाना है इस माह के मतलब दूसरे हफ्ते में, चाइना का उन्होंने दौरा करना है, तो वहाँ पे एक मैक्सिमम अच्छी पोजीशन उनको मिलेगी जब वो बात कर रहे होंगे कि ईरान के रास्ते कोई 80 to 90% फ्यूल आता है चाइना का। तो इस पर वो एक कुछ ना कुछ कह लें कि एक अपना लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे जब वो सदर के साथ बैठेंगे चाइनीज़। जी, मतलब देखिए मुख्तलिफ आरा हैं जिनका मैं एहतराम करता हूँ बड़े अदब के साथ। मुझे कुछ चीज़ों से मैं एग्री करूँगा, कुछ से मैं बड़े अदब से डिसएग्री करूँगा। देखिए बात ये है कि डेफिनेटली जो ये ब्लॉकेड जिसका जिक्र अभी किया अपना हुर्मुज के हवाले से, मेरी नज़र में देखिए ब्लॉकेड करना तो गलत बात है। ये तो जो वहाँ की हिस्ट्री भी इसके खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल लॉ कि जो राइट ऑफ फ्री नेविगेशन है वो तो है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो बहुत सारा हिस्सा है वो ओमान के हाथ में है, ओमान के जुरिस्डिक्शन में आता है वो पानी, उस पर ब्लॉकेड लगा देना, उसके ऊपर माइंस डाल देना। आपको याद होगा ये आपना हुर्मुज को जो है वेपनाइज सबसे पहले ईरान ने ही किया था और उसके बाद फिर अमेरिका, लेकिन वो ये होता कि उन्होंने सिलेक्टिवली किया था। वो कुछ शिप्स को जाने दे रहे थे, कुछ को रोक देते थे। सपोजिंग कुछ ऐसे ममालिक है जो उनके हलीफ समझे जाते हैं, उनकी शिप्स जा रही थी। अमेरिका ने फिर क्या किया कि वो कहते हैं कि उसी चीज को उन्होंने भी यूटिलाइज किया, गालबन इन्होंने उसको वो रास्ता दिखा दिया कि ऐसे करें। उन्होंने भी फिर प्रॉपर ब्लॉकेड कर दी जहां पे तमाम शिप्स रुक गई। तो ऑब्वियसली अब ईरान के ऊपर प्रेशर जो है, जो आपने सवाल किया था चीमा साहब से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूँ कि ये प्रेशर जो है मेरी नजर में भी, आई विल एग्री विद चीमा साहब, ईरान पे बढ़ रहा है। बिकॉज उनका जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था जो वो ऑयल एक्सपोर्ट करते थे वो अब ऑलमोस्ट बंद है। अब इधर उधर से वो रास्ते खोल के कहीं से चले भी जाएं, पर जिस कैपेसिटी में वो वहां से मूव कर सकते हैं वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो प्रेशर इज बिल्डिंग अप। आपने बिल्कुल सही कहा, उनके जो लॉसेस हैं वो इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वहां पे भी आपको याद होगा जो प्रोटेस्ट हुए थे कुछ माह पहले वो इसी बात पे थे। यानी उनका एक जो रियाल है या तुमन, ये जो भी उसको नाम देते हैं, मैं इस वक्त जानता नहीं हूं, लेकिन वो $1 के मुकाबले में शायद लाखों में उसकी वैल्यू बन चुकी है। तो मतलब वहां के जो नौजवान हैं वो भी तो चाहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, उनके लिए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज हो, वो ग्रो करें। दुनिया कहाँ AI और टेक्नोलॉजी में जा रही है। ईरान के लोगों के भी हुनरमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास बहुत सलाहियतें हैं। वो अगर चाहें तो वो इस दुनिया में एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली। अगर आप माजी में चले जाएं तो आप जानते हैं कि उनकी किताबें आज भी सादी, शिराजी, मौलाना रूमी, कितनी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है हिस्ट्री के अंदर, जो कि लिटरेचर के अंदर, अदबियात के अंदर, कीमिया के अंदर, फलसफे के अंदर। तो वो उनकी हमेशा तो नहीं था कि बॉम्ब्स ही थे वहां पे, मिसाइल्स ही थे, मतलब आर्ट एंड कल्चर भी था वहां पे। बहुत बड़ी खूबसूरत उनकी तारीख है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो उस तरफ फोकस करेंगे, जिस तरह चीमा साहब ने भी कहा, ये वो लोग हैं जो खैर ख्वाह हैं ईरान के। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग को ईरान को खुदा ना खास्ता कमजोर देखना चाहते हैं। वो उनका एक व्यू पॉइंट है कि देखिए एक जंग का रास्ता है, एक अमन का रास्ता है। इतने अरसे जंग करके आपने देख लिया, अभी आप देखें पूरी दुनिया में कोई उनके साथ नहीं है। इवन मुस्लिम दुनिया में भी कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ।
उनके मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ, उनके मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़ा हुआ। अगर वो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदल दें, अपनी मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस करें, तो क्या, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, ये आपके ख्याल में कैसा है, बेहतर नहीं होगा उनके लिए? बिलाशुबा बेहतर होगा। रीजन में एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी लैंड है, बड़ी पॉपुलेशन है उसके पास, तो चीज़ें डेफिनेटली बेहतर होंगी उसके लिए। लेकिन ये तो ईरानियों ने खुद फैसला करना है ना। अब जो वहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह हार्डकोर जो एक वहाँ पे बयानिया बना इनकलाब इस्लामी के बाद, तो उसको तकवीत भी मिली और कंट्री उसी के मुताबिक फ़िलहाल चलती हमें नज़र भी आ रही है। चीमा साहब, क्या लगता है ट्रंप इन हालात में, अगर चीन का दौरा जब जा रहे हैं, जो दौरा करने जा रहे हैं, तो कैसा होगा उनका ये दौरा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, चाइना का 90% जो पेट्रोल है वो ईरान के रास्ते आता है, वो उसको दस्तयाब नहीं हो रहा, वहाँ ब्लॉकेट लगा हुआ है, तो किस तरह ट्रंप इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएंगे? देखिए, अमेरिकन के लिए पोजीशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है और वो चाइना जाते हैं। चाइना के पास पॉइंट्स ज्यादा आ जाएंगे बात करने के लिए। और आज मेरे ख्याल में किसी चाइनीज को सुन भी रहा था, वो कह रहे थे कि अगर ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो हम जरूर पूछेंगे अमेरिकन से कि ये आप क्या कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चाइनीज भी इंतजार कर रहे हैं अमेरिकन का, क्योंकि अमेरिकन के बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा है और वो जहां पे इन्वेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू तो होती है। लेकिन चाइना, ट्रम्प साहब ने चाइना जाना था फॉर दिस पर्पस कि वो बताना चाहते थे चाइना को कि उनके पास एक एनर्जी डोमिनेंस है। वो वेनेजुएला का ऑयल कंट्रोल करते हैं, वो ईरान का ऑयल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन ऐसी चीजें, थोड़ी पिक्चर डेवलप नहीं हो सकी उनके मिडल ईस्ट में, ये जो कुछ उन्होंने किया है। सो चाइना के साथ वो अपने ताल्लुकात को रीसेट करना चाहते हैं। टैरिफ उन्होंने पहले लगाए हुए थे, वो चाइनीज बिजनेसमैन को भी नुकसान हो रहा है, अमेरिकन को भी नुकसान हो रहा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि थोड़ी टफ पोजीशन लें चाइना के ऊपर, क्योंकि बाय पार्टीजन कंसेंसस है अमेरिका के अंदर कि चाइना को आपने थोड़ा हार्ड टाइम देना है, और एंटी चाइना स्टांस लेके वो इलेक्शंस में भी जाना चाहते हैं और साथ में फाइनेंशियली बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, बिजनेस का फायदा भी लेना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते कि मैं चाइनीज सदर के सामने कमजोर पोजीशन में जाऊं, क्योंकि जो टैरिफ लगाए थे उनका वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है चाइनीज अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कि जो उन्होंने 31 मार्च को जाना था चाइना, अब अगर 15 मई को जा रहे हैं, लेकिन वही सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन अब देखना यह है कि ट्रंप के पास कौन सी चॉइसेस कम है। उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। ट्रंप पहले ही इंडो पैसिफिक से रिट्रीट कर चुके हैं। क्वाड जैसा अलायंस है उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। इंडिया के अंदर उसकी मीटिंग होनी थी इस मई में, उन्होंने इन पर्सन आना था, तमाम जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं गए। ताइवान के हवाले से वो इतना कोई लंबा चौड़ा चाइना को तंग नहीं कर रहे। जो पार्टनरशिप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडेन ने और ट्रंप ने 2016, 17 से 20 में एस्टैब्लिश की थी इंडो पैसिफिक में, वो सारी खत्म कर दी है। वो अपने जो जिसे वो कहते हैं ना, अपने अमेरिकाज में ज्यादा फोकस किए हुए हैं। तो एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन में वो जा रहे हैं इस खित्ते के अंदर। और मैं आपको बताऊं, इस खित्ते में अगर कोई बड़ी अमेरिका इस टाइम जब वहां पर जाएंगे ट्रंप, जाके बातचीत करेंगे, तो एजेंडे पे जो सर फहरिस्त जो चीज़ें होंगी उस पर ये भी शामिल होगा। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आज यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं चाइना के, उन्होंने भी इस पर तबसरा किया और कहा कि जब ट्रंप जाएंगे तो बिलाशुबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत होगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।